नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास पे अपन ने चर्चा की थी 1932 के पूना समझौता, पूना पैक्ट जो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता से गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य करवाया गया था 1932 में पूना समझौता। और गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी बात की थी। आगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में आगे चर्चा करते हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। प्रांतीय चुनाव 11 सीटों पर होता है, जिसमें से 8 सीटों पर कांग्रेस विजय रहती है, जिसमें 6 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और 2 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस की सरकार बनती है। वहीं 3 ऐसे प्रांत थे जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जिसमें बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। बंगाल में कर्षक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के द्वारा सरकार बनती है और कर्षक प्रजा पार्टी के नेतृत्वकर्ता ए.के. फजलुल हक को सीएम बनाया जाता है। वहीं पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, जिसमें मुस्लिम लीग के नेतृत्वकर्ता सिकंदर हयात को सीएम बनाया जाता है। वहीं सिंध में क्षत्रिय दल के नेता अल्लाह बख्श को सीएम बनाया जाता है। क्षत्रिय दल के नेता अल्लाह बख्श को सीएम बनाया जाता है सिंध में। बंगाल, पंजाब और सिंध इन तीनों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, जबकि 6 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत और 2 में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस थी। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग व भीमराव अंबेडकर ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस बनाया था और कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध निर्वाचित हुए थे अध्यक्ष पद के लिए। और इसमें ही नियोजन समिति का गठन का प्रस्ताव रखा गया था। नियोजन समिति, जिसे योजना आयोग कहा जाता था और अभी नीति आयोग कहा जाता है, इसका प्रस्ताव हरिपुरा अधिवेशन में ही रखा गया था। और योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी संकट में प्रथम बार अध्यक्ष पद को लेकर के गुप्त मतदान हुआ था और इसमें गांधी जी की तरफ से थे पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। जब ये इसमें सुभाष चंद्र बोस की विजय होती है, तब गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद अध्यक्ष पद पर बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 के त्रिपुरी संकट के अध्यक्ष बनते हैं 1939 के अधिवेशन के। हालांकि पहले सुभाष चंद्र बोस की विजय होती है, लेकिन गांधी जी और उनके मध्य अनबन होने के कारण बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में की जाती है और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उस समय वायसराय था लॉर्ड लिन लिथगो इस समय वायसराय होता है। और अगस्त प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने कहा था, अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। पंडित नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा था कि अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। वही मार्च 1940 रामगढ़ अधिवेशन, जिसे मार्च प्रस्ताव भी कहते हैं, मार्च प्रस्ताव या रामगढ़ अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मार्च 1940 में ही मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। ये तो कांग्रेस का अधिवेशन था मार्च 1940 का, वहीं मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का भी अलग से अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें मोहम्मद इकबाल, जिसने सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राज्य की मांग रखी थी। सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राज्य की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पबनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू होता है। पबनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है, जिसमें प्रथम सत्याग्रही थी विनोबा भावे। याद आया कुछ? भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विनोबा भावे
प्रथम सत्याग्रही थे। वहीं दूसरे सत्याग्रही माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। 1941 की वर्किंग कमेटी में व्यक्तिगत सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था, 1941 की वर्किंग कमेटी में। और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, 1942 क्रिप्स प्रस्ताव जिसकी घोषणा तो 11 मार्च 1942 को होती है। घोषणा 11 मार्च 1942 को, ये डेट्स इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा होती है। 23 मार्च को ये भारत पहुंचता है। क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च को भारत पहुंचता है और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष थे। और क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी क्रिप्स प्रस्ताव को, और नेहरू जी ने इसे दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी। दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा क्रिप्स प्रस्ताव को नेहरू जी देते हैं और गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हैं। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही थी, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। पंडित नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 14 जुलाई 1942 की कार्यकारिणी समिति की बैठक में। और इसी में गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, गांधी जी ने इसी बैठक में कहा था। इस कारण इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं पंडित नेहरू। और 1 अगस्त 1942 को गांधी जी इलाहाबाद से जनसभा को संबोधित करते हैं। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत होता है कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत होता है और 1 अगस्त को जब गांधी जी जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं और 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक चल रही थी। बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक चल रही थी। उस समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। 7 अगस्त को नारा देते हैं करो या मरो का। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में गांधी जी ने कहा था या तो करो या फिर मरो, करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, जबकि प्रस्तुत किया गया था 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस के कार्यकारिणी बैठक के दौरान। जबकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। डेट याद रखिएगा। प्रारंभ पूछे तो 9 अगस्त, प्रस्ताव प्रस्तुत पूछे तो 14 जुलाई 1942 को और प्रस्ताव पारित पूछे तो 8 अगस्त 1942 को, जबकि आंदोलन प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। और आंदोलन प्रारंभ होते ही कुछ समय में ऑपरेशन जीरो हॉवर चलाया गया, जिसके तहत संपूर्ण नेतृत्वकर्ताओं को कैद कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो हॉवर के तहत नेतृत्वकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिसमें पुरुष नेताओं को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस महाराष्ट्र में रखा गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस महाराष्ट्र में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल बिहार में रखा गया था और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। इस प्रकार ऑपरेशन जीरो हॉवर के तहत संपूर्ण नेताओं को, भारत छोड़ो आंदोलन के संपूर्ण नेतृत्वकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। इसीलिए इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। समांतर सरकार की स्थापना होती है। फिर समांतर सरकार की स्थापना सर्वप्रथम होती है सतारा महाराष्ट्र में। सतारा महाराष्ट्र में वाई बी चौहान के नेतृत्व में सतारा में समांतर सरकार की स्थापना होती है। और बलिया यूपी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और वहीं तामलुक बंगाल में लक्ष्मण व सतीश सावंत के नेतृत्व में। सतारा महाराष्ट्र में वाई बी चौहान के नेतृत्व में, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और वहीं तामलुक महाराष्ट्र में लक्ष्मण व सतीश सावंत के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना होती है। और
इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण, भूमिगत रेडियो प्रसारण में भूमिका निभाई थी। उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए रेडियो प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूछा जा सकता है ये नाम देकर के कि इनका संबंध कौन से आंदोलन से था, तो याद रखना है। और जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की जाती है, जून 1945 को। और 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जुलाई 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत किया जाता है। और जून 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की जाती है। और 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है, IRA। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। और जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया जाता है। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया जाता है। और 18 अगस्त 1945 को कारमोसा द्वीप के हवाई दुर्घटना के दौरान सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इनकी असलियत का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अपन को मान लेना है कि कारमोसा द्वीप पर 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया जाता है। लाल किला मुकदमा नाम से आजाद हिंद फौज के सदस्यों पर, सिपाहियों पर मुकदमा चलाया जाता है, जिस हेतु कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु भोलाभाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम उतारते हैं और इनको बचाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें ये सफल होते हैं और लाल किला मुकदमा के दौरान इनको बचा लिया जाता है। और जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित किया गया। सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित 1944 में किया गया था। जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय। जुलाई 1944 में ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा गया था। और 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही अपना संविधान सभा का निर्माण होता है, जिसमें 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसमें प्रमुख सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। और 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना जिसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं, डिक्की बर्ड इनके बचपन का नाम था, इनके नाम पर डिक्की बर्ड प्लान माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। और जिसका उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। डिक्की बर्ड प्लान के तहत ही भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई थी और भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और 26 नवंबर 1949 को भारत का आंशिक रूप से संविधान लागू होता है। संविधान आंशिक रूप से लागू पूछे तो 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है और 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगाकर बनाए गए संविधान को आंशिक रूप से लागू किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को ही भारत को गणतंत्र घोषित किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू होता है, जबकि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए उद्देशिका में भी, अपने प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये वही डेट है जिस दिन अपना आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था। और अपन ने आजादी
भारत को आजाद करा दिया है और इसी क्रम से अपने लगभग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है। अब मुश्किल से 1 या 2 क्लास आएगी 10-10 मिनट की, जिसमें अपन राज्यों का पुनर्गठन और एकीकरण और संस्थानिक निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं और कैसे आप इनको याद रख सकते हो। तो आगे की क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह अपना मुश्किल से 2 या 3 घंटे में संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है मैंने। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।